हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आप जो है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की इस दूसरी क्लास के अंदर जो है मैं आपका स्वागत करता हूं। और दूसरी क्लास के अंदर अब हम आज जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि किस तरीके से जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है स्टॉक रिजर्व के ऊपर किस तरीके से पड़ता है, किस तरीके से उसकी जो कैलकुलेशन है वो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, और वास्तव में बिजनेस के जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरीके से जो है कैलकुलेट होते हैं। तो दो कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं पहले से ही, जिसमें एक तो स्टॉक रिजर्व विद मैनेजरियल रेमुनरेशन की बात थी, और दूसरी जो बात थी हम वो कर चुके हैं कि जब इकट्ठी परचेज दे रखी है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आज ही आइएगा इस तीसरे मुद्दे पर जो है हम बात करेंगे। तो इस तीसरे मुद्दे के ऊपर जो हम बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि यहां पर आपने क्या बनाना है। यहां पर आपने बनाना है डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अब मान लीजिएगा आपके पास दो डिपार्टमेंट है, ए और बी। ए और बी, तो जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उन डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग आपने करनी है। तो ए और बी 1 2 एक्स वाई कुछ भी वो आपको दे सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो जैसा हम पिछली क्लास में भी बात कर रहे थे। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होता है, और ये ओपनिंग स्टॉक हमेशा आपको कॉस्ट पे दिया होता है। उसके बाद यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी परचेजेज होंगी, तो उन परचेजेस को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है सेल्स होंगी। फिर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स होंगे। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स आपके दिए हो सकते हैं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक परचेज गुड्स यानी कि जो उन्होंने खुद खरीद के और दूसरे डिपार्टमेंट को दिए। जनरली ये गुड्स कॉस्ट पे दिए जाते हैं, नहीं इन पे प्रॉफिट नहीं कमाता है दूसरा डिपार्टमेंट। दूसरा होता है फिनिश्ड गुड्स, यानी कि वो खुद बनाकर उन गुड्स को ट्रांसफर करता है, तो वो जो फिनिश्ड गुड्स है वो हो गए दूसरे। इसी तरीके से जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर ये रिसीव करेंगे, इंटर डिपार्टमेंट जो रिसिप्ट्स होंगी उसमें पहली होंगी परचेज गुड्स और दूसरी कैसी गुड्स होंगी, फिनिश्ड गुड्स। तो ये दोनों तरीके के जो गुड्स हैं वो यहां पर आप देखेंगे, तो एक रिसीव की साइड चले जाएंगे और एक जो है आपके सेल की तरफ चले जाएंगे। उसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आप डाल देंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आप शो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, और जो क्लोजिंग स्टॉक होंगे वो दो तरीके के होंगे आपके। और क्लोजिंग स्टॉक दो तरीके के होंगे, यानी कि एक तो परचेज गुड्स होंगे, और दूसरा फिनिश्ड गुड्स होंगे, यानी कि जो खुद तैयार किया। अब फिनिश्ड गुड्स में ये भी हो सकता है कि जो दूसरे ने ट्रांसफर किए वो भी इंक्लूड होंगे, और उसके ऊपर दूसरे ने प्रॉफिट कमाया होगा, उसी की कैलकुलेशन जो है स्टॉक रिजर्व, वही हम इस कंसेप्ट इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है ग्रोस प्रॉफिट यहां पर निकलेगा, और हालांकि ये अकाउंट जो है नॉर्मली इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाता है। 8 to 10 मार्क्स में जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में जो है होता है। तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या है कि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे डील करेंगे। तो वो जो है हम सबसे पहले एक सवाल को पढ़ते हैं, और उस सवाल को पढ़ने के बाद जो है हम उसका आंसर करते हैं। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड हैज ए 2 डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 2 डिपार्टमेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। कंसोलिडेटेड मतलब पूरे बिजनेस का अगर एक अकाउंट बनता है तो कैसा बनता है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है एट कॉस्ट, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है ये किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। ओपनिंग स्टॉक किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। तो 10,000 है, 21,000। उसके बाद देखिएगा परचेज है 1,84,000, 1,84,000, 1,36,000। कैरीज इनवर्ड 1,000, सॉरी 4,000, 4,000। वेजेस 24 एंड 16,000। सेल्स 280, 221। डिपार्टमेंट बी टू ए ट्रांसफर हुआ 20,000, 16,000। डिपार्टमेंट बी से ए को ट्रांसफर हुआ 70,000, 80,000। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी से 20,000 और 11,000। क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स का और फिनिश गुड्स का। यहां तक बात आपको क्लियर है? अब देखिएगा यहां पे जो बात है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट।
ये क्या कह रहा है कि जो भी सामान खरीदते हो उसको उसी की कॉस्ट पे आप दे देते हो। एंड फिनिश गुड्स एट डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, और फिनिश गुड्स डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस पे 20% ऑफ द फिनिश स्टॉक एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश्ड गुड्स रिसीव फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट। ये लाइन को ध्यान से समझिएगा कि जो 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स है, जो 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स है, जो 20% ऑफ द फिनिश्ड गुड्स है वो आपने दूसरे डिपार्टमेंट से लिया है, अदर डिपार्टमेंट से। कहां से लिया है? अदर डिपार्टमेंट से। तो सिंपल सी बात यह कि जो अदर डिपार्टमेंट से गुड्स लिए गए हैं उसकी अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। तो यहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और इस कंसेप्ट को देखिएगा, एग्जाम में आने लायक सवाल है ये। तो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। तो अब देखिएगा, मैं यहां पर आपके साथ सवाल शुरू कर रहा हूं, और सवाल को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लें। तो ये जो फॉर्मेट हम बनाएंगे, ये पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बनाते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, और डिपार्टमेंट के नाम है ए एंड बी। तो डिपार्टमेंट है ए एंड बी, ए एंड बी, राइट। अब देखिएगा, सबसे पहले है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 10,000 एंड 24,000, 10,000 एंड 24,000। अब ये इसको आपने डालना है ओपनिंग स्टॉक 10,000 एंड 24,000। अब उसके बाद देखिएगा परचेजेस, परचेज 184, 136। तो आप देखिएगा परचेज 1,84,000, 1,36,000, ये आपकी हो गई परचेजेस। उसके बाद परचेज का कैरीज इनवर्ड है 4,000, 4,000। तो आप बताइए कैरीज इनवर्ड कहां था ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में? कैरीज इनवर्ड 4,000 एंड 4,000। उसके बाद है वेजेस, वेजेस है 24,000, 24,000 एंड 16,000। उसके बाद देखिएगा सेल्स 2,80,000, 2,24,000। तो सेल्स देखिएगा, बाय सेल्स 2,80,000, 2,24,000। उसके बाद देखिएगा परचेज गुड्स ट्रांसफर। देखिए जो परचेज गुड्स ट्रांसफर किया ये बी ने ए के पास किया है, बी ने ए के पास। तो ध्यान रखिएगा ये बी की तो सेल्स की तरफ लिखा जाएगा क्योंकि बी ने दिया है, और ए की परचेज की तरफ लिखा जाएगा। ढंग से समझिएगा, 20,000 का जो गुड्स है वो बी ने ए को ट्रांसफर किया है, यानी कि माल बी से ए की तरफ गया तो बी के सेल्स में लिखा जाएगा और ए के परचेज में लिखा जाएगा। क्लियर है बात? तो देखिएगा यहां पर जब मैं बात आपके साथ कर रहा हूं तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो अब यहां इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में 20,000 है और 16,000 है, तो बी टू ए कितना है? 20,000, और इसकी तरफ से 16,000। ये बाद में डालेंगे अभी थोड़ी देर बाद आगे की जो दूसरी साइड एंट्री है। फिर फिनिश गुड्स बी टू ए 70 एंड 80, तो बी टू ए 70 एंड 80, राइट। ये कौन सा था? परचेज गुड्स। ये कौन सा गुड्स है? फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद देखिएगा रिटर्न ऑफ गुड्स। तो अगर इसने रिटर्न किया बी ने ए को, तो बी के लिए क्या हो गई? बी ने ए को रिटर्न किया, बी ने ए को रिटर्न किया तो इसकी परचेज रिटर्न हो गई। कौन सी रिटर्न हो गई? परचेज रिटर्न, क्योंकि खरीदा हुआ माल ही तो वापस दे रहा है, तो इसका मतलब बी टू ए, तो ये परचेज रिटर्न हो गई एक तरीके से। अब परचेज रिटर्न हो गई तो आप इसको कैसे डालेंगे? रिटर्न्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स है बी टू ए 20,000 एंड 14,000, 20,000 एंड 14,000। उसके बाद है फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स में 9,000, 12,000 वो है फिनिश्ड गुड्स।
सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में देखिएगा पहले परचेज गुड्स है या फिनिश गुड्स है? परचेज गुड्स है 9000 12000। तो परचेज गुड्स जो खरीदा हुआ सामान है 9000 12000। दूसरा गुड्स कौन सा है? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स देखिएगा, फिनिश गुड्स है 18000 28000, नहीं सॉरी 48000 एंड 28000, 48 है 28000। तो ये सारी बातें हमने यहां पे डाल दी है जो क्वेश्चंस में लिखी हुई थी। अब यहां पर जो सवाल लिख रहा है कि कहता है कि परचेज गुड्स तो जो है रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट के ऊपर है, और फिनिश गुड्स है डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, और जो फिनिश गुड्स है वो मार्केट प्राइस पे, यानी कि जो फिनिश गुड्स है वो मार्केट प्राइस पर है, यानी कि जो फिनिश गुड्स है वो मार्केट प्राइस के ऊपर है। ये सिंपल सी बात है। और ये जो फिनिश गुड्स मार्केट प्राइस पर है, ये जो फिनिश गुड्स मार्केट प्राइस पर है, ये वास्तव में दूसरे की मार्केट प्राइस है। तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। तो इस कंसेप्ट के अंदर सीधा सा बात क्या है कि जो थर्ड कंसेप्ट है हमारा, इसमें हमें जीपी रेशियो भी निकालनी है और साथ में स्टॉक रिजर्व भी निकालना है। तो आइएगा अब हम बात करते हैं यहां पे। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इनका। तो जब हम इनका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या करोगे? आप लोग जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में से ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट को माइनस कर दें। तो देखिएगा मैं करता हूं 2,80,000 प्लस 16,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000 प्लस 48,000, ये हो गया 4,53,000 माइनस 10,000। यस, लेकिन अभी हमने इसके ट्रांसफर की एंट्री नहीं डाली है, तो हमें ये ट्रांसफर की एंट्री भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इधर की तो डाली है, इधर की नहीं है। तो अब देखिएगा परचेज गुड्स इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है इनको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले परचेज गुड्स, कौन से गुड्स हैं? परचेज गुड्स। परचेज गुड्स, अब इसकी सेल थी, ये इसकी सेल थी, तो ये इसकी परचेज हो गई और इसकी सेल हो गई। इस तरीके से फिनिश गुड्स में भी उल्टा 70,000 और 80,000। और ये जो रिटर्न है ये परचेज रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट की तरफ लिख देंगे। ये 14 और ये 20। और अब यहां पर निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखिएगा ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर कैसे आई। 2,80,000 प्लस 16,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 9,000 प्लस 48,000, 4,53,000 माइनस 10,000 माइनस 1,84,000 माइनस 4,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000 माइनस 70,000 माइनस 14,000। तो ये फिगर आ रही है 1,27,000। ठीक है जी। तो एक बार हम सवाल को एक बार देख भी लेते हैं, कहीं कुछ गलत ना लिख दिया हो। तो देखिएगा पहले 40,000 था, 184 था, तो 40,000 था ये, सॉरी, और ये 184 था, फिर 4,000 था, फिर सेल्स थी 280, फिर ये था 20,000 और ये था 70,000, तो ये है 20,000 और ये है 70,000। ठीक है, B2A ट्रांसफर हुआ तो इनके पास रिसीव हुआ है। इसी तरीके से B2A 20,000, ये जो गुड्स था B2A तो इनके पास आया था 20,000, तो इसकी परचेज हो रही थी ये 20,000। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अच्छा, इधर 20 है, इधर 40 है। ठीक है, तो देखिएगा क्या था रिटर्न्स में। ये था रिटर्न्स B2A, तो B ने A को दी, B2A में, सॉरी ये A में लिख दिया, B2A में 20,000
और ये था ए टू बी था 14,000, राइट। तो ये यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 14,000। अब निकालिए यहाँ पे जीपी निकालिएगा, 2,80,000 प्लस 16,000 प्लस 80,000 प्लस 14,000 प्लस 9,000 प्लस 48,000। तो ये हो गया 4,47,000 माइनस 40,000 माइनस 1,84,000 माइनस 4,000 माइनस 24,000 माइनस 20,000 माइनस 70,000 एंड माइनस 20,000। तो ये हो गया 85,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। इसी तरीके से आप इधर का भी निकालेंगे और इधर का भी आपने निकालना है। तो अब इधर का देखिए, 2,24,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 28,000। तो ये अमाउंट हो गया 3,74,000। और 374 में से माइनस कर दीजिए 24,000 माइनस 136 माइनस 4,000 माइनस 16,000 माइनस 80,000 माइनस 14,000। तो ये जो फिगर आ रही है, ये फिगर भी एक बार चेक करनी पड़ेगी सारी फिगर्स। तो ये है 24,136, 24,136, फिर है 4,000, 16,000, 4,000, 16,000। उसके बाद है सेल्स 224, फिर है B2A। तो B कितने दिया, 20,000 का, ठीक है, सॉरी B2A 20,000, ठीक है। और फिर B2A 70,000 है, फिर है रिटर्न B2A 20,000 है, राइट। फिर ये 20 से, अच्छा ये 16, 18 एंड 14, 60, 18 एंड 14 यहाँ आ गया। ये दोनों स्ट्रोक लिखे हुए हैं, तो निकालिएगा जिसका टोटल करते हैं। 224 प्लस 20,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 28,000 माइनस 24,000 माइनस 1,36,000 माइनस 4,000 माइनस 16,000 माइनस 16,000 माइनस 80,000 एंड माइनस 14,000। तो ये आ गया 84,000। तो अब हमारे पास दो जीपी आ गए हैं, ये इसका 85 है, ये इसका 84 है। इसका टोटल है 447, ये 347,000। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये आपने नॉर्मल जीपी निकाला है जैसे आप स्कूल टाइम पे निकालते थे। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक फिगर जो है वो देखनी है, और वो फिगर है सेल्स की, यानी कि जो सेल्स की फिगर है वो कितनी है हमारी। तो हम इसका पहले से एक इमेज बना लेते हैं, जो बार बार हमें देखने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम देखते रहेंगे। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये जो स्टॉक है, ये 20% जो है, 20% जो स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, वो दूसरे डिपार्टमेंट से आया हुआ है। ये इस सवाल का मेन क्रक्स है, जहाँ पर ये सवाल बनता है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब हम सवाल को जहाँ पर हम कर रहे थे, तो हमें सबसे पहले देखना है वर्किंग नोट में है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अभी एक कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आपने छोड़ देनी है इसके नीचे, और उसके बाद जो है वर्किंग बनानी है। तो देखिएगा मैं यहीं पे वर्किंग बना रहा हूँ अभी आपके पास। तो देखिएगा सबसे पहले हमें वर्किंग नोट में निकालना है। वर्किंग नोट में हमें सबसे पहली चीज़ निकालनी है कैलकुलेशन ऑफ
टर्नओवर। देखिएगा टर्नओवर का मतलब या सेल्स का मतलब है कि जिस पर आपने प्रॉफिट कमाया। तो देखिएगा इन दोनों डिपार्टमेंट ने, ए और बी डिपार्टमेंट ने, दोनों ने सेल किया। तो ये जो सेल आउटसाइडर को किया दोनों ने प्रॉफिट कमाया होगा, और इस सेल के ऊपर जब दोनों ने प्रॉफिट कमाया होगा, इसका जो परचेज गुड्स है इसके ऊपर तो इन्होंने कोई प्रॉफिट कमाया नहीं, तो ये टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। फिनिश्ड गुड्स के ऊपर इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, तो इसके ऊपर कमाया है सेल पे और फिनिश्ड गुड्स पे। और ये जो रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स है दैट इज ए परचेज रिटर्न। ध्यान रखिएगा परचेज रिटर्न को या तो परचेज में से लेस करते हैं या क्रेडिट साइड दिखाते हैं, तो ये परचेज रिटर्न है। तो इसका जो कोरस्पोंडिंग सेल्स रिटर्न है वो इधर होगी, ये है सेल्स रिटर्न। ये जो सेल्स रिटर्न है जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर है, तो ये 20,000 एंड 14,000। तो इन चीजों से ये टर्नओवर निकलेगी। तो टर्नओवर देखिएगा पहले, सबसे पहली बात है सेल्स टू आउटसाइडर्स, सेल्स टू आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर्स को सेल कितनी है, और देखिएगा तो यहां पर इस स्क्रीन को हम यूज करेंगे। तो देखिएगा यहां पर हमारी जो सेल है आउटसाइडर्स को वो 280 है और 224 है। तो देखिएगा 280 की जो सेल्स है वो डिपार्टमेंट ए की और बी की, तो 280 और 224। इसके बाद है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर फिनिश गुड्स का, क्योंकि जो फिनिश गुड्स आपने ट्रांसफर किया है उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 80,000 और 70,000। और इसमें से जो माल वापस आ गया वो ये है 20,000 एंड 14,000। तो माइनस सेल्स रिटर्न 20,000 एंड 14,000। तो नेट सेल्स क्या हो गई इनकी, तो नेट सेल्स हो गई 3,40,000 एंड 2,80,000। और इनके ग्रोस प्रॉफिट कितने हैं, अब इनके जो ग्रोस प्रॉफिट है वो ध्यान से समझिएगा, इसका 85 है, इसका 84 है। तो अगर अब हम इनकी ग्रोस प्रॉफिट रेशियो निकालें तो कैसे निकलेगी, तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ग्रोस प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, यानी कि 85,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इंटू 100। तो ये परसेंटेज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ रही है, 85,000 डिवाइडेड बाय 340 यानी कि 25%। और इसी तरीके से 84 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 100, तो 84,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 परसेंटेज में दैट इज 30%। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 30%, ये आ रहा है 25%। तो देखिएगा ये जो रेशियोज हैं ये आपकी आ रही है 25% एंड 30%। ये डिपार्टमेंट ए का जीपी रेशियो है, ये डिपार्टमेंट बी का जीपी रेशियो है। अब इसने जो डिपार्टमेंट ए है इसने गुड्स किसको ट्रांसफर किया है, डिपार्टमेंट बी को। डिपार्टमेंट ए ने ट्रांसफर किसको किया है, बी को। और बी के पास जो फिनिश गुड्स है उसका 20% बचा हुआ है, यानी कि ये 28,000 का। तो सिंपल सी बात है, ये जो 28,000 बचा हुआ है इसका 20% माल डिपार्टमेंट ए से आया है। तो इसके गुड्स के ऊपर ध्यान रखना है आपने, ए की जीपी रेशियो लगेगी दैट इज 25%। और इसके पास जो डिपार्टमेंट ए के पास 48,000 का माल है, किससे के पास से आया हुआ है, डिपार्टमेंट बी से, लेकिन केवल 20% माल आया हुआ है। फिनिश्ड गुड्स के लिए ध्यान रखिएगा, परचेज गुड्स तो है ही कॉस्ट पे, तो उस पर तो प्रॉफिट कमाया ही नहीं है उन्होंने। अगर आपस में भी दिया है एक दूसरे को तो वो सेम कीमत पे दिया जितने पे उन्होंने खरीदा था। तो सिंपल सी बात यहां पर क्या निकल कर आती है, बात एक ही आती है सिंपल, और वो सिंपल बात यह है कि आपको जीपी रेशियो जो है दूसरे की इन्वेंट्री पर अप्लाई करना है, यानी कि क्रॉस करना है आपने। तो आइएगा अब इस जीपी रेशियो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो जीपी रेशियो जो हमने कैलकुलेट की है वो है इसके लिए, देखिएगा इसके गुड्स के लिए जो अप्लाई होगी वो होगी 30%, यानी कि बी वाली। और इसके लिए जो अप्लाई होगी वो होगी 25%, लेकिन सारे माल पे तो है नहीं, पूरे गुड्स के ऊपर तो है नहीं। तो पूरे गुड्स के ऊपर तो वो नहीं है,
वो केवल 20% गुड्स पे है। किसके ऊपर है? 20%, यानी कि 20% गुड्स पे। तो उस 20% गुड्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो आइएगा अब यहां पर बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब देखिएगा इनकी इन्वेंट्री, देखिएगा 48 एंड 28। देखिएगा इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितनी है? इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये देखिएगा ये है 48,000 एंड 28,000। 48,000 एंड 28,000। अब इसमें से गुड्स कितना है? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट से 48,000 का 20% 9600, इधर 28,000 का 20% 5600। और इसके गुड्स पे इसका लोडिंग लगेगी, इसके गुड्स पे इसकी लोडिंग निकलेगी। तो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक क्या होगा? अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक यानी कि इसके जो 5600 का स्टॉक है 5600 का, उस पे 25%, और जो इसका 9600 का, इसका 30%। तो देखिएगा क्या हुआ, 5600 का 25%, 1400 रुपए। इस 9600 का 36%, दैट इज 2880। तो ये जो दो स्टॉक रिजर्व्स आपके पास आ गए, ये ए का जो माल है, ए के जो प्रॉफिट्स है, उसमें से ये 1400 रुपए कम कर देना है, क्योंकि ए ने जो माल बी डिपार्टमेंट को दिया है उसके पास इतना प्रॉफिट नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो माल बिका ही नहीं है, डिपार्टमेंट ए ने बी के पास दे दिया और बी उस माल को बेच ही नहीं पाया, और आपने उसके अपने सेल के अंदर उसके प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया। इसी तरीके से बी ने जो माल दिया है, किसको? वो ए को दिया है। तो ए के 9600 माल के ऊपर जो बचा हुआ है वो डिपार्टमेंट बी का माल है, जिसपे वो 30% प्रॉफिट कमाता है, उसका भी प्रॉफिट नहीं है। तो ये जो दोनों प्रॉफिट्स है, ये वास्तव में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को ज्यादा दिखाया हुआ है। तो अगर आप कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इन दोनों वैल्यूज को क्लोजिंग स्टॉक में से, जो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है उसमें से माइनस कर देंगे। आइएगा अब बनाते हैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग, यानी कि पूरे बिजनेस का एक ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये पूरे बिजनेस का एक ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, ये अब आपने देखना है। तो करें शुरुआत। तो अब इसके अंदर हम जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो अब देखिएगा यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है अब हमें इकट्ठी करके लिखनी है। जैसे ये 40 प्लस 24, तो टोटल लिखिएगा कितना हो गया, 40 प्लस 24 64। परचेजेज हैं 184 प्लस 1,36,000, 3,20,000। इसके बाद देखिएगा कैरीज इन वर्ड कितने हैं, 4,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 8,000। इसी तरीके से वेजेस देखिएगा 24 प्लस 16,000 40,000। इसी तरीके से सेल्स देखिएगा 280 प्लस 224 5,04,000। और देखिएगा ये ट्रांसफर वाली जो एंट्रीज है नहीं होंगी, क्योंकि विद इन द बिजनेस है, यानी कि विद इन द बिजनेस है, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को दिया। तो सिंपल सी बात है, अगर एक फादर के बिजनेस है और वो जो दो बच्चे काम कर रहे हैं, तो दोनों बच्चों ने आपस में एक जो सामान दिया, अगर वो फादर उसके अकाउंट बनाए कि मुझे पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो इन एंट्रीज को शो नहीं करेगा। तो ध्यान से रखनी है बात क्या, कि जब कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ये एंट्री नहीं डलेंगी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो डलेंगे ना। और स्टॉक की वैल्यू है परचेज गुड्स की 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21,000। और इसी तरीके से ये जो गुड्स है 48 प्लस 28, लेकिन इसमें से जो दोनों रिजर्व्स थे वो माइनस कर देने हैं। तो दोनों रिजर्व्स कितने आए थे हमारे, तो देखिएगा दोनों रिजर्व्स कितने आए थे,
तो दोनों रिजर्व्स हमने कैलकुलेट किए थे ये 1400 इंटू 880। तो ये क्या करेंगे हम 1440 और 1400 एंड 2800 1400 और 2880 तो ये जो माइनस करने के बाद आएगी ये वैल्यू हम लिखेंगे। तो आइए अब हम करते हैं शुरुआत। तो अब देखिएगा हम बना रहे हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। अब कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या बनाना है, हमें डालनी है अपनी वैल्यूज। तो देखिएगा ओपनिंग स्टॉक एट कोस्ट, कोस्ट है इसका मतलब है इसमें कोई लोडिंग नहीं है, तो हमने यहां पे डाला है ओपनिंग स्टॉक एट कोस्ट। हमने डालनी है परचेजेस, हमने डालनी है वेजेस, हमने डालना है कैरीज इनवर्ड, हमने डालनी है सेल्स, हमने डालना है क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स एंड परचेज गुड्स। अब देखिएगा यहां पे ये ओपनिंग स्टॉक है 40 + 24, यानी कि हमने कितना डालना है 64। और ये कैलकुलेशन मैंने हालांकि आपको यहां पे अलग भी करके दिखा रखी है 64। तो ये 64 है, उसका 320 की परचेज, फिर देखिएगा 8000 की कैरी, 8000 का कैरीज इनवर्ड और 40,000 की वेजेस है। 8000 एंड 40,000। इसी तरीके से हमने सेल्स कैलकुलेट कर रखी है। सेल्स की फिगर है हमारी 5,04,000, 5,04,000। उसका देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का। अब क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश्ड गुड्स देखिएगा, फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से देखना है आपने। ये देखिए ये है 48, ये 48 + 28। तो आप ध्यान से समझना है, यहां पे ये करना है आपने फिनिश गुड 48 + 28 और जो स्टॉक रिजर्व थे वो माइनस करने हैं 1400 और 2880। तो 48,000 + 28,000 - 1400 - 2880, दैट इज 71,720। और देखिएगा परचेज गुड्स में कोई दिक्कत थी नहीं हमारे को, क्योंकि वो दिया ही कॉस्ट के ऊपर था, तो दैट इज 21,000। और ये जो जीपी निकालोगे आप 5,04,000 + 71,720 + 21,000, दैट इज 5,96,720 - 64,000 - 320 - 40,000 - 8,000, और ये हो गया 1,64,720। और ये आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट 596,720। अब देखिएगा इसको आप चेक भी कर सकते हैं, इस प्रॉफिट को चेक भी कर सकते हैं। इसको चेक कैसे करेंगे आइएगा वो बात करते हैं। तो इसको चेक करने का बड़ा ही आसान तरीका है, और आसान तरीका क्या है वो ध्यान से समझिएगा। आसान तरीका यह है कि जो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ये जो कैलकुलेट किया 85 एंड 84, इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 85 + 84, और इन दोनों में से जो स्टॉक रिजर्व आपने माइनस किए हैं उनको माइनस कर दो 1,400 एंड 2880। तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो ये जीपी की फिगर होनी चाहिए। तो 85,000 +
84,000 माइनस 1,400 माइनस 2880, तो 164720। तो ये वही फिगर आ रही है जो हमने कैलकुलेट की है। तो आप समझ गए कि ये सवाल किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब इसी तरीके के 2 क्वेश्चंस और हैं हमारी बुक में जो आपके लिए होमवर्क में है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस कौन से हैं होमवर्क में, ये देखिएगा जी। तो ये होमवर्क वाले जो क्वेश्चंस हैं ये लिख लीजिएगा, इनके आंसर भी मैं आपको बता दूंगा अगर नहीं होंगे तो। ये तो हमने किया ही है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सिमिलर है, इसी तरीके से 20% की फिगर है और आंसर आपको दिए हुए हैं। उसके बाद ये एग्जाम में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको नहीं दिया हो तो आंसर मैं लिखाता हूं इसका। इसका आंसर लिखिएगा आप। इसका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है, इसका ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जो है डिपार्टमेंट ए का जो आएगा वो आएगा 24.79% ए का, और बी डिपार्टमेंट का आएगा 27.16%। उसके बाद जो स्टॉक रिजर्व है उसकी वैल्यू आएगी 8311 एंड 4611, ए की और बी की। और जो जीपी आएंगे वो आएंगे 1,74,000 एंड 1,57,000। और जो कंसोलिडेटेड जीपी आएगा, कंसोलिडेटेड जीपी जो आएगा वो आएगा 174 प्लस 157 माइनस दिस, राइट। तो इस सवाल के अंदर आपसे पी एंड एल अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब पी एंड एल बनाएंगे तो जनरल पी एंड एल बनाएंगे, उसमें सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पे जीपी दोनों के इकट्ठे करके डाल देंगे 174 और 157, और जो स्टॉक रिजर्व स्टॉक में से माइनस करने बजाय स्टॉक रिजर्व यहाँ दिखा देंगे, यानी कि जो रिजर्व्स हैं 8311 ए का और बी का 6411। तो इसने कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग नहीं पूछा, जो पी एंड एल पूछा है जनरल पी एंड एल। तो यहाँ दोनों जीपी डाल के और यहाँ पे स्टॉक रिजर्व दिखा के, और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट की फिगर आएगी वो आएगी 318,078, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको लिखा दिया। तो तीनों क्वेश्चंस आपने जो है करने हैं, जो भी मैंने कराया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये वाला जो क्वेश्चन है। और इसके बाद की जो बात है वो जो है अगली क्लास में हम करेंगे। तो अभी इतना करिएगा, फिर ये जो आपके कोई डाउट होंगे तो वो भी लेंगे लास्ट क्लास के अंदर। तो ये भी आपने करना है। तो इसी तरीके से जो है आप कंटिन्यू रहिएगा, और क्लास के अंदर जो भी डाउट हो वो आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए तो ख़त्म करते हैं।